तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नतीजों का दिन आज, बेहद अहम दिन आज। सुबह 8 बजे गिनती शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़, राजस्थान की तस्वीर पूरी तरीके से साफ, लेकिन 9 घंटे हो गए और हिंदुस्तान के दिल में है क्या? मतलब मध्य प्रदेश में कमल खिल रहा है या फिर हाथ मजबूत हो रहा है, ये अभी भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो अब भी बदल रहे हैं। बहुमत के लिए सिंधिया निर्दलियों से संपर्क में, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपको बता दें, फिलहाल कांग्रेस 116 और देखिए आंकड़ा बढ़ा 117, बीजेपी 103। छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत। यहां की तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। राजस्थान में तो कल कांग्रेस विधायकों की बैठक भी बुला ली गई है सुबह 11 बजे, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी। और 2019 से पहले बीजेपी के ये 3 किले जो बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं। उधर तेलंगाना में कांग्रेस की हार हुई है, मिजोरम भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा, मोमेंटम जो बनना शुरू हुआ था बीजेपी के लिए, वो 2013 के आखिर में इन्हीं 3 राज्यों के जिस तरीके से नतीजे आए थे, जो बंपर जीत बीजेपी को इन राज्यों में मिली थी, उसी से कहीं ना कहीं 2014 तक वो मोदी लहर जो देश ने देखी और वो लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन अब ये 2018 का अंत, और ऐसे में खासतौर से ये 3 बड़े हिंदी भाषी राज्य जो पूरी तरीके से बीजेपी के गढ़, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो माने जाते थे, वहां पर जो बुरा हाल बीजेपी का हो रहा है, उसके बाद बड़ा सवाल आगे क्या होगा? 2019 में इसके संकेत क्या? सीधे चलते हैं रूबिका के पास। रूबिका, देखिए, ये देश की जनता भी जानती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। 12 बजते हैं और आपके पास कमोबेश तस्वीर क्या होने वाली है किसी राज्य को लेकर, ये क्लियर होता है। 5 बजे आप सिर्फ आधिकारिक तौर पर वो आंकड़े आ जाए उसका इंतजार करते हैं, लेकिन 9 घंटे बीत गए साहब और अभी तक मध्य प्रदेश की तस्वीर साफ नहीं। इससे दिलचस्प चुनाव मैंने आज तक नहीं देखे हैं। जल्दी से आपको बुलेट की रफ्तार से ये नतीजे बदल रहे हैं, बुलेट की रफ्तार से आंकड़े भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। और ये देखिए, आपके सामने आ रहे हैं आंकड़े। ये मध्य प्रदेश 230, मैजिकल आंकड़ा है 116, लेकिन इस वक्त आपको बीजेपी 104 पर, और सचिन पायलट का चेहरा जरूर है, लेकिन अशोक गहलोत को लेकर नारेबाजी हो रही है। 117 यहां पर, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की हम बात करें, राहुल गांधी ये दूर से सचिन पायलट जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बहरहाल कांग्रेस 117, बीजेपी 104, मध्य प्रदेश की हमने बात की। अब राजस्थान का रुख कर लीजिए। राजस्थान का आंकड़ा ये बताता है कमोबेश तस्वीर एकदम साफ है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट इस वक्त बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों को बुलाते हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए, वी फॉर विक्ट्री साइन दिखाते हैं। कांग्रेस प्लस जितने भी है 103, बीजेपी 71, राजस्थान में 199, मैजिकल आंकड़ा 100, और अभी कांग्रेस उससे आगे निकलती हुई दिख गई है 104। अब आ जाइए आप छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर ही दिया है। ये खुशी साफ तौर पर किसान भी दिखाते हुए नजर आए थे, वो भी तब जब पॉलिटिकल पंडित ने कहा कि अपना धान उन्होंने रोक लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया है कि हम आपका कर्ज माफ कर देंगे। और वो देखिए वादा, गंगा जल हाथ में लेकर कांग्रेस का वादा करना कि हम आपका कर्ज माफ करेंगे, 10 दिन के अंदर माफ करेंगे, वो बुलेट ट्रेन के नतीजों में छत्तीसगढ़ में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब ये तस्वीरें आपके सामने है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट मुस्कुराते हुए, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। कल 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। शाहनवाज हुसैन और सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा रुक करते हैं सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज हुसैन साहब, आज की तारीख ये बता रही है कि अब मोदी वर्सेस महागठबंधन नहीं, मोदी वर्सेस राहुल गांधी शुरू हो गया। ये सही है कि इन राज्यों में जो 3 राज्य के 5 राज्य के चुनाव थे, 3 राज्य में हमारी हुकूमत थी और उन 3 राज्यों में कांग्रेस को सफलता मिलती हुई दिख रही है, जबकि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर अभी भी है। एक राज्य जो मिजोरम था, जहां कांग्रेस बहुत दिन से हुकूमत में थी, राजीव गांधी जी के जमाने से वहां से कांग्रेस की हुकूमत मिजोरम से खत्म हुई है। जहां कांग्रेस को उम्मीद थी तेलंगाना में, वहां उसको बहुमत नहीं मिला है। और हमें भी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह बदलाव के लिए वोट हुआ है। राजस्थान में थोड़ा संघर्ष हुआ है रूबिका जी, आपके राज्य में, और मध्य प्रदेश में कांटे का संघर्ष हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये राज्य का चुनाव है
और इन चुनाव में आप जानते हैं 2004 में सलमान खुर्शीद साहब को याद होगा, नहीं पर चित भी मेरी पद भी मेरा नहीं हो सकता ना शाहनवाज हुसैन साहब। भाई उपचुनाव हो तब भी आप उसे विधानसभा से मत जोड़िए, आप उसे लोकसभा से मत जोड़िए। अब विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब, तो आप कह रहे हैं उसे लोकसभा से मत जोड़िए। ऐसा नहीं हो सकता है, बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए और आज खुलकर सलमान खुर्शीद को आप मुबारकबाद दीजिए और कहिए कि हाँ अब मजा आएगा। मोदी वर्सेस राहुल गांधी, देश की डेमोक्रेसी में अब मजा आएगा। भोपाल की तस्वीरें दिखा रही शाहनवाज हुसैन साहब, मैं मौका दूंगी और आज मुबारकबाद तो आपको देनी होगी। राहुल गांधी तो बने, बड़ी मुबारक है, बनाए ये चुनाव को मोदी वर्सेस राहुल। नहीं नहीं शाहनवाज हुसैन साहब, ये तो घमंड वाली मुबारकबाद है। मैं कह रही हूँ खुले दिल से मुबारकबाद दीजिए। है सलमान खुर्शीद सुन रहे हैं आपकी बात को, मुस्कुरा रहे हैं। अरे साहब मैंने इनको 3 राज्य में, मैंने इनको 2 राज्य में छत्तीसगढ़ में जीते उसकी मुबारकबाद देता हूँ, राजस्थान की मुबारकबाद देता हूँ। अभी तो जब तक रिजल्ट नहीं आया तो मध्य प्रदेश का कैसे दे दूं, और मिजोरम में ये हारे हैं उस पर दुख भी जता देता हूँ। तेलंगाना में ये उम्मीद इनकी पूरी नहीं हुई उस पर भी दुख जता देता हूँ। अब हम तो सलमान साहब को मुबारकबाद भी देते हैं, जहाँ इनकी दिक्कत आई है दुख भी जता देते हैं। एक्चुअली शाहनवाज हुसैन साहब आपको खीर भी खिला रहे हैं लेकिन उसमें शक्कर नहीं है। मुंह मीठा कीजिए लेकिन उसमें शक्कर नहीं है। सलमान जी देखिए आज ये जो भी दे देंगे वो हम खा लेंगे। आज हमको ना शक्कर ना नमक किसी चीज़ की ज़रूरत है। आज जो जनता ने समर्थन दिया है, प्यार दिया है और अपना आशीर्वाद दिया है और विश्वास दिया है, उसी से आज दिल भर जाएगा, आज उससे पेट भर जाएगा। आगे की और चुनौतियाँ होंगी, उन चुनौतियों के लिए हमें तैयारी करनी है, तैयारी करेंगे। एक पहला कदम है, बहुत दिन बाद सफलता हमको मिली है। राहुल गांधी जी ने ये अध्यक्ष बनने के बाद पहली सफलता प्राप्त की है। हम समझते हैं कि इसके आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं, अब उनमें हम जुट जाएंगे फौरन। Now I pick on the keywords, सलमान खुर्शीद साहब, जब आप कहते हैं कि चुनौतियां, तो ये चुनौतियां क्या सीएम नाम घोषित करने की चुनौतियां हैं? ये नहीं, वो तो देखिए ये तो एक मज़े वाली बात है कि इसमें जो भी बनेगा वो भी खुश है, जो नहीं बनेगा वो भी खुश रहेगा। लेकिन कम से कम बहुत दिन बाद ऐसा तो हुआ कि सीएम बनने के लिए वो लोग आज प्रबल ऐसे नेता सामने आए हैं जो भी बन जाएगा वो अच्छा बनेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो हम सब लोगों के नेताओं की आपस की परामर्श के बाद और आपस की बातचीत के बाद जो भी निर्णय होगा, हमारे सारे विधायकों का और हमारे टॉप लीडरशिप का जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार करेंगे। मेरी जितनी दफा आपसे बातचीत हुई है और उन्हीं के सम्मान में होगा। मेरी जितनी दफा आपसे बातचीत हुई है, मैंने एक चीज तो जानी है कि आप बेबाकी से अपनी बात और अपनी राय रखते हैं ऑन पर्सनल नोट्स। अगर मैं कहूं कि आप चुनिए राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी कौन सा वो चेहरा होगा, तो बिल्कुल सच्चाई से वुड यू बी एबल टू टेल अस, शेयर विद अस? कह सकता हूं, लेकिन ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक शिष्टाचार का संबंध होता है। हमारी पार्टी का एक कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ जिम्मेदारी है। और इस समय ये कहना कि मुझे फलां अच्छा लग रहा है या फलां अच्छा लग रहा है, सारे हमारे साथी हैं, सब लोगों ने संघर्ष किया है, बड़ा अच्छा संघर्ष किया है। अब किसकी किस्मत में सीएम बनना लिखा हुआ है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी बनेगा अच्छा बनेगा और अच्छा काम करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ओके, अब मैं आपके पास आऊँ और वो सारे सवाल लूँ जिसका जवाब, लेकिन उससे पहले मुझे रुमाना का रुख करना है। रुमाना, व्हाट्स द अपडेट? देखिए, बड़ा अपडेट ये इस वक्त निकल कर आ रहा है कि अब जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से इस मामले में प्रतिक्रिया इस अंदाज में आ रही है कि बीजेपी की मोदी सरकार की घेराबंदी की जाए। और इसमें सबसे बड़ा बयान जो ममता बनर्जी का सामने आया है, और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बीजेपी के अंत की शुरुआत हो गई है। हमने सुबह देखा था किस तरीके से बीजेपी की सहयोगी शिवसेना, उसने कहा था कि इन नतीजों में बड़ा सबक छिपा हुआ है
मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। और अब शाम होते होते राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला इस अंदाज में आगे बढ़ता हुआ ममता बनर्जी सामने आ रही है, कह रही है लोग बीजेपी को हराने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब अब सामने कोई भी हो वो मायने रखता नहीं, क्योंकि यहां पर लड़ाई जो है ममता बनर्जी की नजर में वो बीजेपी वर्सेस जनता बन गई है। रूबिका, बताइए शाहनवाज हुसैन साहब, बीजेपी के अंत की शुरुआत ममता बनर्जी, महागठबंधन, अगर देखिए कांग्रेस हार जाती इन सारे राज्यों में तो मजबूरी होती, लेकिन अब देखिए मनोबल सबसे ऊपर है। देखिए ममता जी के यहाँ तो वो खुद कांग्रेस को खत्म कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर मैं जाता रहता हूँ बंगाल, मैंने देखा है कि कांग्रेस के लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं उनके खिलाफ। दूसरा, जनता से लड़ाई तो खुद उनकी हो रही है। हमारी रथ यात्रा थी, उसको रोकने की कितनी कोशिश की, हमें अदालत से रिलीफ लेना पड़ता है। ममता जी इस देश में सबसे ज्यादा अगर बीजेपी से किसी को डर लगता है तो वो ममता बनर्जी हैं। उनको लगता है कि बीजेपी सलमान खुर्शीद साहब ऐसा है क्या? उनको सत्ता से बेदखल करेगी और अगले लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। इसलिए मैं जानता हूं कि अभी तक तो कोई बयान ऐसा दिया नहीं, लेकिन इस तरह का बयान आएगा। अभी तो अखिलेश यादव और मायावती जी का भी बयान आएगा। जो लोग कल महागठबंधन की मीटिंग में शामिल नहीं हुए वो भी इनके लिए पक्ष में बयान देंगे। मैं जानता हूँ आज बयान तो आएगा। अच्छा, मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी कुछ सवाल दागना भी चाहते हैं, पूछना भी चाहते हैं। विजय विद्रोही यहाँ पर है। मुझे सलमान खुर्शीद साहब से एक सवाल पूछना है कि आपको क्या लगता है कि जब इतनी बड़ी जीत कांग्रेस की हुई है आपकी नजर में, तो ऐसे में विधायकों को मुख्यमंत्री चुनना चाहिए या राहुल गांधी को? देखिए, एक परंपरा हमारी है, विधायकों के परामर्श से, विधायकों की ही इच्छा से हम लोग, हमारे नेता निर्णय लेते हैं और विधायकों का सम्मान करते हुए और उनकी इच्छा के अनुसार ही निर्णय लेते हैं। लेकिन जो परंपरा है वो सबको मालूम है, हम सब स्वीकार करते हैं, हम उस परंपरा से जुड़े हैं। तो उसी परंपरा को अगर का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाएगा तो मैं मानता हूं कि सभी लोग संतुष्ट रहेंगे, कहीं किसी को इसमें शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। सलमान साहब, बहुत आसान होनी चाहिए थी ना ये विक्ट्री कांग्रेस के लिए, इतनी डिफिकल्ट कैसे हो गई? इसके माने ये निकल रहे हैं सलमान साहब, I'll just finish। इसके माने ये निकल रहे हैं कि अभी बीजेपी से नफरत नहीं है कि उसे उखाड़ फेंके, और ना कांग्रेस से इतनी मोहब्बत है कि उसे सत्ता पर काबिज कर दे। देखिए, मोहब्बत की तो ख्वाहिश है, नफरत की नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में नफरत हो, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को हम क्रश करें, किसी को हम हमेशा के लिए समाप्त करें। हम नहीं चाहते हैं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। एक हेल्थी परंपरा हमारे देश में बनी रहे, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। अच्छा, यहाँ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। एक अपडेट पहले मैं ले लेती हूँ रोमाना से, उसके बाद मैं आती हूँ शाहनवाज हुसैन साहब, सलमान साहब। हाँ, रोमाना। देखिए, हम लगातार आकलन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं किस तरीके से वो कौन से मुद्दे जिन पर बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने वोट किया। और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा जो बार बार घूम फिर कर जिसका जिक्र होता है इन चर्चाओं में, वो किसान फैक्टर है। अब जरा इस किसान फैक्टर को आप समझिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये बात बार बार कही गई कि अगर वो सत्ता में आती है तो फिर कर्ज माफी वो करेगी। और माना यह भी गया कि क्योंकि बीजेपी की तरफ से इन प्रदेशों में इस तरीके का कोई वादा किया नहीं गया आपने मैनिफेस्टो में, इस वजह से भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। और ये सीटें 87 सीटें मध्य प्रदेश में किसान फैक्टर किस रूप से आगे बढ़ा। देखिए, 87 सीटें ये, जिस पर कांग्रेस 44 पर आगे, बीजेपी 37 पर आगे। और मध्य प्रदेश का हम जिक्र इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा मंदसौर, जहां पर किसानों पर गोली चली थी, किसान मरे थे, और उसके बाद से ये मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष ने लपका था, उसके बाद से माना जा रहा था कि चुनाव में तो ये जो पूरा का पूरा किसान फैक्टर है वो बहुत अहम रहेगा। और वो हुआ भी है, क्योंकि किसान फैक्टर जो किसान जिन सीटों को प्रभावित करते हैं, 87 सीटें मध्य प्रदेश की ऐसी जिस पे कांग्रेस जो है वो 44 पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। रूबिका,
नहीं रोमाना, ये किसान फैक्टर यहाँ मंदसौर और नीमच में तो कतई नहीं चला है। इसलिए नहीं चला है कि मंदसौर में गोलियां जरूर चली लेकिन बीजेपी जीती। नीमच में भी यही हाल हम साफ तौर पर देखने को मिला है। तो किसानों का दिल अभी कांग्रेस जीत गई है, ये कहना मुझे तो अभी भी लगता है कि जल्दबाजी हो। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए लेकिन कांग्रेस के जो हालात हैं बहुत बेहतर हैं पहले से, और ठीक है जल्दीबाजी होगी लेकिन बीजेपी को इससे सबक लेना चाहिए। 2019 के इलेक्शन में उनको अभी से कमर कस लेनी चाहिए, वरना फिर मुश्किल हो सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगी? अबे जी मैं देखिए ये किसानों के मामले में भले ही अभी किसी को सोचना भी नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। खुशी कार्यकर्ताओं को इस बात से है कि मुख्यमंत्री तो हमारी पार्टी का बन रहा है, अभी हमें और कुछ नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी। अभी ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। That K. Chandrasekhar Rao has all the capabilities and the capacities to ensure that a non-Congress government comes into existence when the next parliament election takes place. And this country requires a non-Congress and a non-BJP government. After having seen Mr. K. Chandrasekhar Rao from very close quarters, I feel that this nation deserves a leader like K. Chandrasekhar Rao, and I hope that the next step which is going to take will definitely be successful, because I know for a fact that a lot of planning, lot of studying has been gone into it, and definitely I will stand along shoulder to shoulder with him in ensuring that in the next 2019 parliament election there is a non-Congress and a non-BJP government. Secondly, the people of Telangana and the people of Hyderabad have rejected opportunistic, divisive and communal politics of both Congress and BJP. The people of Hyderabad have rejected Rahul Gandhi's lies when he said that MIM party is a C team. Rahul Gandhi should at least now learn some humility and humbleness, and he should stop using these kind of language. People of Hyderabad, people of Telangana have rejected your baseless, pathetic allegations wherein you call TRS a B team and MIM a C team. I hope that Mr. Rahul Gandhi would do some self-introspection and see that what he and his party is not able to do, we have done it in Telangana. Important leaders of BJP have lost elections. Important leaders of Congress have lost elections. That has not been the case in Madhya Pradesh or in Rajasthan. So Mr. Rahul Gandhi, you should open your eyes and see that how people of Telangana not only believe in composite culture, not only believe in Ganga Jamni Tehzeeb, but we implement it on the ground by defeating BJP, by defeating your party candidates. And that is why I say that this nation requires Chandrasekhar Rao to play a very, very important role at national level. And I am pretty much sure that with the talent, with the political sagacity he has, he will be able to galvanize all non-Congress, non-BJP parties, and he will play a very, very important role, a crucial role in bringing a non-Congress, non-BJP government. My best wishes to him, and I hope that we continue to do much better for people of Telangana, because expectations are very, very high. This mandate is also a huge responsibility, and I am sure that under the leadership of K. Chandrasekhar Rao and with the active support of my party, we will definitely try to live up to the expectations of people of Telangana. And I am sure that in next parliament elections in Telangana, 17 seats will be won by TRS and MIM party. No question about BJP or Congress over here. I would request the people of Telangana that we must ensure that our son of this soil plays an important role to create a new Bharat, to create a new India, and this is what people of India wants. You see, had there been a regional party
in Madhya Pradesh or Rajasthan, definitely that regional party would have done well. Madhya Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh especially, and Chhattisgarh, 15 years of anti-incumbency of BJP. So, so the law of averages had to catch up, but we do not yet know what would be the final tally in Madhya Pradesh, and we'll see what happens. सर, आपको लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट है महागठबंधन का वो टेक ऑफ होने से पहले ही फेल हो गया, जिस तरह के नतीजे आज तेलंगाना में आए? चंद्राबाबू नायडू को इससे सबक हासिल करना चाहिए, और हम चंद्राबाबू नायडू को ये बता रहे हैं कि मैं आंध्र प्रदेश को आऊंगा, मैं आंध्र प्रदेश जाऊंगा। चंद्राबाबू नायडू साहब, आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हैदराबाद में, तेलंगाना में आकर बड़ी बड़ी सभाएं की। अब हम जब तेलंगाना आंध्रा में जाएंगे चंद्राबाबू नायडू, तो आप देखना रिएक्शन कैसा होगा। और आप इस बात को नोट कर लीजिए कि 25 लोकसभा सीट में से इंशाल्लाह 2 लोकसभा की सीट पर भी चंद्रबाबू नायडू कामयाब नहीं होगा। वहां की एंटी इनकम्बेंसी इनको बर्बाद कर देगी। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सो कॉल्ड सेटलर, अरे भाई ये सेटलर नहीं है, तेलंगाना के लोग हैं, उनका यकीनन कुछ कनेक्शन होगा आंध्रा से, मगर उन्होंने देख लिया कि वहां पर चंद्रबाबू नायडू बदनाम है, लोग बेजार हैं उनसे, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे है। और यही नतीजा आप देखेंगे आंध्रा में भी आएगा। और मैं आखिर में चंद्रबाबू नायडू और उनके चमचों से कहना चाहूंगा कि अब आप सबक हासिल कर लीजिए। आप जो विस्पर कैंपेन, आप जो पैसों के बलबूते पर जो 100 करोड़ रुपया आपने तेलंगाना में खर्च किया, तेलंगाना की आवाम ने आपके हुरूर को चिकनाचूर कर दिया और आपको मट्ठी चका दिया। और यही इंशाअल्लाह ताला आंध्र प्रदेश के अवाम चंद्रबाबू नायडू से करने जा रही है। Sir, despite a win for the leader have lost elections, including Revanth Reddy and several other senior Congress leaders have lost election here. When I was telling you from last 30 days that TRS will form a government, I had told you in our private conversations that this is going to happen. Many of my journalist friends were very skeptical. In fact, some of them even laughed at my face. But this has proven to be true. This has come true because people of Telangana have solely backed TRS, and they know that here you have a leader who has not only delivered, but this verdict is for K. Chandrasekhar Rao to take this forward. And I hope that Chandrasekhar Rao realizes, KCR realizes that he should not now limit himself to Telangana only. He has a very, very large national role to play. And तो इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? महागठबंधन के मजबूत होने की बातचीत चले उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी गठबंधन की तरफ हिंदुस्तान, एक नए हिंदुस्तान की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और ये बात वो कहते राहुल गांधी को हिदायत और नसीहत देने लगे कि आप थोड़ा ह्यूमिलिटी लाइए, आप थोड़ा ग्राउंड वर्क कीजिए, आप थोड़ा होमवर्क कीजिए। राहुल गांधी पर खूब तंज कसा, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ, ये जानना आपको चाहिए। तेलंगाना ने राहुल को सबक सिखाया है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। तो वादों आरोपों की बौछारों के बाद मतदान हुआ और आज जनता ने जो मतदान किया उसके नतीजों का दिन, मतदाता के दिल में वो कौन से मुद्दे थे जिस पर उसने बाहर निकलकर वोट डाला, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। और देखिए अब जिस तरीके के रुझानों के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, कमोबेश तस्वीर साफ 3-0 कांग्रेस के हक में होता हुआ। बीजेपी मध्य प्रदेश में भी हार रही है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार की बड़ी वजह क्या रही, जरा इसे समझिए। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने खेल बिगाड़ा। ये जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो 5 साल की नहीं थी, 10 साल की नहीं थी, 15 साल। ये चौथी बार
एक बार फिर जनता के बीच पहुंचकर वोट मांगा जा रहा था बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा SC/ST एक्ट को लेकर हमने देखा किस तरीके से पहले तो ST सड़क पर उतरे, उसके बाद जो सवर्ण है वो सड़क पर उतर आए। 4 बड़े शहरों में हार ने बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया। कुल मिलाकर 4 बड़े शहर, जिसमें भोपाल भी है, इंदौर भी है, ग्वालियर भी है, जबलपुर भी है, यहां पार्टी को नुकसान हुआ है। और नुकसान बड़ा इसलिए क्योंकि बीजेपी को कमोबेश माना यह जाता है कि शहरी इलाकों की यह पार्टी है, और ऐसे में अपने गढ़ में जिस तरीके से बीजेपी ने जमीन खोई, उसका यह नतीजा कि सत्ता से दूर हो गई है बीजेपी। और इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी किसी भी पल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच सकते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देखिए, जितने नेता राज्य के सामने निकल कर आ रहे हैं, सबकी तरफ से जीत का सेहरा जो है वो राहुल गांधी के सिर पर ही बांधा जा रहा है। जाहिर सी बात है, नेतृत्व को ही, राहुल गांधी को ही वो सीधे सीधे इसका श्रेय दे रहे हैं। और किसी भी पल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा जो इस वक्त लग चुका है। कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी बस पहुंचने ही वाले, और उसके बाद शुरू होगी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जिस तरीके के नतीजे हैं, जाहिर सी बात है 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में संजीवनी फूंकने वाले ये नतीजे, और रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा कर दिया है इन नतीजों ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को। रूबिका, देखिए, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तभी आएंगे जब नतीजे एकदम क्लियर हो जाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि वो दफ्तर पहुंच जाएंगे, उसके बाद वेट करेंगे। जब क्लैरिटी आ जाएगी कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल काबिज हो गई है कांग्रेस, सत्ता के बिल्कुल करीब है, जैसा राजस्थान में हुआ है, तब वो आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्योंकि वो करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 से 5:30 के बीच में, लेकिन क्योंकि नतीजे क्लियर नहीं हो पाए, इसीलिए थोड़ा और इंतजार होने वाला है। मोहन प्रकाश और शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। मोहन प्रकाश जी, जीत तो हुई, लेकिन इस जीत में वो बात नहीं है, ऐसा क्यों? जी, देखिए, जो आप अभी राहुल गांधी जी की बात कह रही थी, राहुल गांधी जी का आज अध्यक्ष के रूप में पहली सालगिरह है, और पहली सालगिरह में आज ये नतीजे देश के अंदर आ रहे हैं। आपने ये कहा कि जो उम्मीद थी, जिस तरीके से लोगों में गुस्सा था, जिस तरीके से लोगों का जो भाव दिखाई पड़ रहा था, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आए, ऐसा आपका कहने का सारा भाव था, शायद मैं समझता हूं। देखिए, इस चुनाव में सिर्फ प्रदेश की इनकम्बेंसी नहीं थी, दोहरी इनकम्बेंसी थी। शाह और तानाशाह का जो शासन है इस देश के अंदर, उसके खिलाफ लोगों आपका के जवाब मन में मैच गुस्सा नहीं है। कर पा रहा है। और नहीं, जो इन्होंने नोटबंदी की थी, ये जवाब मैच नहीं करता है। मैं बताती हूँ क्यों मैच नहीं करता है। मैं ये कह रही हूँ कि 12 बजे तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था। आप लोग क्लीन स्वीप कर गए। आज पहली सालगिरह पर राहुल गांधी ने बता दिया कि अलावा उनके कोई और ऑप्शन नहीं। आप ये कह रहे हैं कि डबल एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बावजूद इतनी कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में। सर, ये जवाब मैच नहीं कर रहा है। शाहनवाज हुसैन साहब, मैं क्यों इसलिए बता रहा हूं, वही बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने समाज को इतना विभाजित करने का काम किया कि हनुमान जी की जात भी बताने लग गए ये लोग। और उसके साथ साथ जय साम दाम दंड भेद, इतना तरह का इन्होंने सब कुछ किया, इसके बावजूद ये जो जनादेश कोशिश एक राज्य मिजोरम इनके पास था। मिजोरम में क्या मिजोरम देश का हिस्सा नहीं है जहां कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया? क्या तेलंगाना में जहां कांग्रेस की उम्मीद थी उस पर पानी नहीं फिर गया? क्या ये सच्चाई नहीं है? लेकिन हम आपकी तरह नहीं है ना कि 2 MLA जीतेंगे और हम राज्य सरकार बना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर आप डबल एंटी इनकम्बेंसी की बात है, अब हमारी बात है, ये सही है कि एंटी इनकम्बेंसी थी हमारी 15 हार के बाद पहली बार रमन सिंह मीडिया के सामने आए हैं। वो तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। के अंदर रोक रही हूँ शाहनवाज हुसैन साहब। हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों, सभी अधिकारी कर्मचारी और समाज के सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत शानदार मतदान में उन्होंने हिस्सा लिया और शांतिपूर्वक पूरे चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2018 के परिणाम राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया है
उसका हम सब सम्मान करते हैं। जनता जनार्दन ने कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दिया, उनके लिए बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को, और जनता को किए गए वायदे को निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि जो वादा उन्होंने किया है उसको निभाएं। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया और मुझे 15 साल इस छत्तीसगढ़ की सेवा करने का अवसर मिला। इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और इसके लिए प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बेस्ट हो सकता था उसको करने का काम हमने किया और छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उन नीतियों का क्रियान्वयन करने का अवसर मिला। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं कि जब हम 3 बार चुनाव जीते थे, उस चुनाव जीतने की मुख्यमंत्री के नाते मुझे क्रेडिट मिला था, तो आज यदि हम चुनाव हारे हैं तो उसकी नैतिक जवाबदारी भी डॉक्टर रमन लेता है और इसके लिए मैं जवाबदार हूं। इसके साथ ही साथ हम अपनी विपक्ष की एक सशक्त भूमिका जो हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मिलकर 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 15 साल जो हमने काम किया, अब एक नई भूमिका में उतने ही प्रखरता से, उतनी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का जो अवसर मिलेगा उसमें हम छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करेंगे। और सभी को मैं इस अवसर पर जिन्होंने इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का जितना प्रेम, जितना सहयोग, जितना समर्थन मिला, मैं जीवन भर काम करता रहूंगा, तो उस ऋण से मैं उल्ट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट मॉडल लेकर आप लोगों के बीच पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को आप सुन रहे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, रमन सिंह ने क्या कही? मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मेरी। शाहनवाज हुसैन साहब, जीते तो प्रधानमंत्री मोदी वाली लहर, हारे तो रमन सिंह आगे। कमी रही तो कहाँ रही और उसको आगे कैसे हम ठीक करेंगे? आपने इसकी जिम्मेदारी ली। देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमने अपना नेता घोषित करके चुनाव लड़ा था और रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। और ये भारतीय जनता पार्टी है, वो हमारे नेता जो छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में वो फ्रंट पर आकर लड़े थे, तो उन्होंने क्रेडिट लिया, जीत का भी क्रेडिट उनको मिलता था, तो हार के लिए उन्होंने स्वीकार किया सहजता से। तो ये तो बड़प्पन है रमन सिंह जी का। और आप देखें कि उन्होंने 15 साल पूरी सेवा की है, जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया, लेकिन हम जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान में रैली कर रहे थे, क्योंकि वहां पर एक नारा बहुत प्रचंड तरीके से उभर कर आ रहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, आपको भी पता होगा। और न जाने राजस्थान के चुनाव कवर करते करते मैं कितनी मर्तबा इस नारे को कह चुकी हूं। तो मोदी क्या कह रहे थे कि आप मेरे नाम पर वोट दीजिए। एक अपडेट आ रहा है, मैं इस सवाल का जवाब लूं उससे पहले रोमाना। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने यही निकल कर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो हैं वो किसी भी पल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस दफ्तर में पहुंचने वाले हैं और फिर शुरू होगी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार नजर बनाए हुए है, साथ ही हम लगातार आपको चुनाव के आंकड़े, नतीजे, रुझान सब दिखा रहे हैं। कि मध्य प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और ये कोई सीटों के रुझान को लेकर बड़ी खबर नहीं है। सत्ता तो हासिल कर रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस, लेकिन वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के जो समर्थक हैं उनमें सिर्फ अव्वल होता हुआ नजर आ रहा है। सिंधिया और कमलनाथ के समर्थक जो हैं बाकायदा आमने सामने आकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और सारी रस्साकशी इस बात की कि आखिरकार मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर सजेगा। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। और रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेसी नेता तो जुटे ही हुए हैं, उनके समर्थक भी जुटे हुए हैं, खास तौर पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य के समर्थक। एक तरफ हैं कमलनाथ के समर्थक जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि प्रदेश का नेता कैसा हो, कमलनाथ जैसा हो। इस तरीके के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। ये वो कमलनाथ के समर्थक हैं जो लगातार मांग ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ के चेहरे को आगे बढ़ाया जाए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर गेट के बाहर ये जो है जो समर्थक हैं वो ज्योतिरादित्य के समर्थक हैं।
सिंधिया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने और फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस में जिन दो धड़ों की लगातार बात होती थी चुनाव के पहले भी, वो चुनाव के बाद भी नजर आ रही है। हालांकि बेहतरीन जो है कांग्रेस का अगर हम प्रदर्शन बात करें पिछले चुनावों से इस बार कहा जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस आला कमान के सामने एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो चेहरा कौन सा होगा, क्या वो कमलनाथ का होगा या फिर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो फिलहाल यहाँ पर कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो देखिए, अब बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस को जीत की उम्मीद ही नहीं थी या फिर जीतने के बाद कोई प्लान ही पार्टी ने नहीं बनाया कि स्थिति ऐसी आ गई है। कमलनाथ और सिंधिया के जो समर्थक है आमने सामने आकर एक दूसरे के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं क्योंकि वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। वहां पर बाकी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी, बड़े कांग्रेसी लीडर्स का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। और इस बीच मध्य प्रदेश में दोनों दिग्गज नेताओं के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हमारे सहयोगी अंकित वहां पार्टी दफ्तर में कांग्रेस के मौजूद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलग कार्यकर्ता थे और कमलनाथ के अलग कार्यकर्ता हैं। कमलनाथ रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं सीएमशिप की, और ऐसे में दोनों ही कार्यकर्ता आपस में भिड़े, आपस में तू मैं भी हुई। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब भी हैं और हमारे साथ प्रकाश साहब भी है। प्रकाश साहब, ये क्या हो रहा है? ये चीज तय क्यों नहीं हो पा रही है? एक टॉल लीडर दोनों में से निकलकर क्यों नहीं आ जाता? पहली बात तो ये बता रहा हूं, नहीं, दोनों लोग एक नारा तो लगा ही रहे ना, राहुल गांधी जिंदाबाद। इसलिए आप चिंता नहीं करें, चुनाव के पहले भी और सब लोगों के नारे लगने चाहिए, क्योंकि कमलनाथ जी ने भी मेहनत की है, सिंधिया जी ने भी की है, दिग्विजय सिंह जी ने भी की है, अरुण यादव ने भी की है, भूरिया जी ने भी की है, तो सबके नारे लगने चाहिए। कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलने वाली है, खाली ऐसा नहीं है कि यहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह खाली दो ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। सर, आपके यहाँ तो एक ही है। आपने कहा कि दोनों मिलकर राहुल गांधी की नारेबाजी तो कर रहे हैं। यहाँ तो अमित शाह की जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद दो तो हैं, यहाँ तो एक ही है। गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। क्यों शाहनवाज हुसैन साहब? क्यों? नहीं, एकदम सही कहा रूबिका जी। तो पार्टी के अध्यक्ष हैं ना, इसलिए उन्हीं का तो लगेगा। और दोनों सुनिए, और अगर जीती है रूबिका जी, जब आप मुझे समय देती हैं तो मुझे बोलने दिया करें। हाँ सर, जल्दी से अपनी बात रखिए। मुझे समय दिया ना आपने, मैं बोल लूं इस पे। हाँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीती है तो सारा समय वही बोलेगी, ये तो नहीं चलेगा। मतलब आपने मुझे भी बुलाया है तो नहीं कहिए सर। नहीं, मुझे रूबिका जी ने समय दिया मोहन जी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर इजाजत हो तो मैं बोल लूं जी। मैं कह रहा हूं कि तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हमारे यहाँ एक पार्टी, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ सामूहिकता से सामूहिकता से हमारे यहाँ निर्णय होता है। हमारे सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। दोनों का कोई संबंध नहीं है आपस में, रिश्तेदारी भी नहीं है। हमारे यहाँ ये पार्टी की व्यवस्था है, तो अगर दो नाम लिए जाते हैं तो इसमें ये मत समझेंगे कि वो एक परिवार के दो व्यक्ति का नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता के तौर पर हम उनके नारे लगाते हैं। आपकी पार्टी भी कम नहीं है। बात ये है शाहनवाज हुसैन साहब, नहीं, इन दोनों के नाम तब लिए जाते हैं जब पार्टी जीत जाती है। इन दोनों के नाम के जिंदाबाद वाले नारे तब लगते हैं जब पार्टी जीत जाती है। और छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति अगर हो जाती है तो रमन सिंह आगे आते हैं, कहते हैं साहब मैं नेतृत्व ले रहा था, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, हारा मैं तो जिम्मेदारी मेरी है। आप मैं जान रहा हूँ रूबिका जी, आने वाले कुछ दिनों में, रूबिका जी मैं जवाब दे दूं, आने वाले कुछ दिनों में, जैसे एक बार दिल्ली हार गए थे और एक बार बिहार हार गए थे, 6 महीने तक ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों को सबने डिबेट में आकर खत्म कर दिया, कहा हम लोग खत्म हो गए। ऐसा ही होने वाला है, 5-6 दिन तक यही चलेगा। 5-6 दिन तक यही कहा जाएगा बीजेपी हार गई, बीजेपी हार गई।
15 तो साल सर से और हमसे क्या देखिए कहें, कितना आप तीखा क्या संघर्ष चाहते हैं अभी भी है। शाहनवाज हुसैन आपकी नहीं टैली नहीं, में आप क्या 116, चाहते हैं 105 शाहनवाज हो रहा है। हुसैन साहब? और छत्तीसगढ़ जीते में जरूर कांग्रेस, बदलाव के 3 लिए राज्यों लोगों ने में वोट जीते दिया कांग्रेस, और हम लेकिन अब आप comeback चाहते करते हैं कि हम मीडिया fight में back ये ना करते कहा हैं। जाए कि बीजेपी हारी। मोदी जी और अमित शाह जी में ये क्षमता है नहीं क्यों कि नहीं हम कहा 2 जाए? कदम अगर पीछे आपने होते जनता हैं का तो भरोसा नहीं ताकत जीता से 2 कदम आगे आते हैं। जोर शोर से ये कहा जाएगा कि कांग्रेस जीती है, और कांग्रेस जीती है के साथ साथ ये भी कहा जाएगा उतनी ही पुरजोर तरीके से मैं तो कि बीजेपी हारी है। इसमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र का गेम है। रूबिका जी, छत्तीसगढ़ शाहनवाज हुसैन साहब, मैंने अभय दुबे जी से प्रॉमिस किया था कि मैं 20 सेकंड उनका एक वक्तव्य लूंगी, मैं एंड आई रियली वांट टू टेक इट, सो प्लीज एक सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब, हाँ एक सेकंड। एंटी इनकम्बेंसी जिसको बार बार आप कह रहे हैं कि भाई 15 साल से हमारी सरकार थी, उसी पर अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर से ये तर्क लगातार दिया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर थी हमारे खिलाफ तो हमारा सूपड़ा साफ हो जाना चाहिए था। हमें हमारा इतना फर्क तो है नहीं, हम हार जरूर गए हैं लेकिन हमारा इतना कमजोर रिजल्ट नहीं रहा। दरअसल कांग्रेस को क्या मिला है उसको एक बार छोड़ दीजिए, भाजपा ने क्या खोया है इस पर गौर कीजिए। भाजपा ने तीनों प्रांतों में 9%, 10% और 11% वोट खोया है, जो कि एक बहुत बड़ी हानि है। भाजपा को चाहिए कि ये जो अगर कभी कोई पार्टी 11% वोट खोती है, इसका मतलब समाज के हर तबके में उसको वोट कम मिले हैं। ये बहुत बढ़िया है। यही तो नतीजों का कनेक्शन है जो आपसे कुछ देर पहले, सेकंड भर पहले आप देख रहे थे कि जो 63 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी ना शाहनवाज हुसैन साहब, उसमें से 46 सीधे तौर पर कांग्रेस को दे दी है। इन 5 राज्यों में 20 पर रह गई है बीजेपी। 63 में थी 2014 में, और ये देखिए कांग्रेस 6 से पहुंच गई 46। अब हो गया है असल मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।